Hello everyone, I welcome you all here. Hope you all are doing well. In this video, I am going to discuss what are the lessons that I have learned and what changes are required to re-strategize our preparation to catch the mode of APSC. This video is particularly helpful for those who are targeting the next CC examination, which will definitely be conducted in 2024. I don't know the date, but will definitely done. So उनके लिए ये particularly important है. सो डिस्कस करते हैं जो कि मैंने सीखा है इसके थ्रू। सबसे पहला है स्टडी स्पेसिफिक थिंग्स जो कि मैंने सीखी। द फर्स्ट वन इज़ स्टिक टू द सिलेबस बट बी ऑब्जर्वेंट टू द इश्यूज हैपनिंग ऑल अराउंड। मीन्स वी हैव टू फॉलो दिस सिलेबस रिलीजियसली। लाइक जो जो वर्ड्स सिलेबस में लिखे हुए हैं उन सब के बारे में तो जानना है ही, उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। बट वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट to the issues happening around us. For example, there were many questions in the mains examination which were linked to our observation. For example, the fat Indian wedding, बिग फैट इंडियन वेडिंग, इसके बारे में कौन ही नोट्स प्रिपेयर करता है? ओबियसली कोई नहीं करता, लेकिन हाँ जानते सब हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नो वन नोज, किसी के पास आइडिया नहीं था बट आया। सो इसके लिए खुद को प्रिपेयर करें और ऑब्जर्व करें जो चीज़ें आसपास चल रही होती हैं सबको। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अलॉट एवरी सब्जेक्ट टू ऑफ ईच पेपर इट्स ड्यू इम्पॉर्टेंस। क्योंकि एक और है कि पहले क्या होता था कि हमें पता होता था कि ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो वी यूज टू रीड ज्योग्राफी मोर एंड इग्नोर सोसाइटी टू द एंड कंसिडर सोसाइटी एज अ स्मॉल टॉपिक और चैप्टर सब्जेक्ट। ये था मिथ। बट ईपीएससी ने इस बार तो अलग ही कुछ वो क्या बोलते हैं ना, चेंजेस लाया। दैट इज़ कि सोसाइटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे और कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन सिर्फ एक ही था, और थोड़े बहुत थे ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे बट GS1 में। बट मेनली सोसाइटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना क्वेश्चन पेपर, तो यू विल रियलाइज दिस थिंग्स। सो what I'm trying to say is do not ignore any subject and give each and every subject its due importance. ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी से क्वेश्चन कम है, ज्योग्राफी से ज़्यादा आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। सो जस्ट कंप्लीट एवरीथिंग, वट एवर सिलेबस इज रिटन, रिलीजियसली फॉलो दैट। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज रिवाइज एवरीथिंग यू हैव रेड इन द इंटायर ईयर बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब इंटायर ईयर ही नहीं, जितने भी टाइम आपने, अगर 6 मंथ की स्टडी ही की है समझ लो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वो जितने भी 6 महीने में आपने पढ़ा है ना, जितने भी, तो उन सबको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन यू विल बी एबल टू बेटर रिकॉल दैट द थिंग्स, द स्टफ्स, द फैक्ट्स इन द एग्जामिनेशन। अगर रिविजन नहीं होगा तो एग्जामिनेशन में फैक्ट्स याद नहीं आएंगे। मेरे साथ हुआ है ये वाला कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था बट कुछ कुछ चीज़ें मैं एग्ज़ाम हॉल से आने के बाद याद आ रही थी। सो इट हैपन्स। बेटर रिविजन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। और एक और इश्यूज़ थे जो मेरे साथ तो नहीं हुआ बट मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था। दैट इज़ कि जब भी कोई पेपर होता था ना, तो वो पहले वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे GS1 है और ऐसे ऑन GS1 है, तो उसके पहले उसने सिर्फ GS1 को ही रिवाइज़ किया था। तो एग्ज़ाम में क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए जो हिस्ट्री से नहीं, स्पेसिफिक पॉलिटी से भी रिलेटेड थे, आसाम स्पेसिफिक से भी रिलेटेड थे। तो उस हिसाब से उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि रिवीजन नहीं था। लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही सब सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ किए थे। तो इट वेर हेल्पफुल फॉर मी। यू कैन डू एट योर ओन स्टाइल, जो भी आपको करना है, बट रिविजन इज़ अ मस्ट। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ well structured and to the point notes are very crucial. This point I can't emphasize enough the importance of this point. मतलब नोट मेकिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट आप एग्ज़ाम के पहले सारे बल्कि बुक्स या फिर बल्कि नोट्स नहीं पढ़ सकते। यू हैव नो टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन, और ना ही उतनी इंथुजियाज़म बचती है क्योंकि स्ट्रेस में ही रहता है इंसान। तो क्रक्स पॉइंट्स होने चाहिए, टू द पॉइंट नोट्स होने चाहिए। और ये मैंने देखा है मेरे आंसर्स में कि जिस क्वेश्चन के मेरे वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स थे ना, उसके आंसर भी मैंने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं, स्ट्रक्चर वाइज अच्छे आंसर लिखे हैं। तो ये इससे मैंने सीखा ये कि अगर मेरे नोट्स अच्छे होंगे तो उसके रिविजन्स अच्छे होंगे, क्लियरली स्ट्रक्चर वे में रिवीजन होगा, और जब स्ट्रक्चर वे में रिवीजन होगा तो मैं आंसर भी अच्छा लिखूँगी। सो दिस वे प्लीज़ एम्फेसाइज ऑन दिस। हाँ। Next point is develop the habit of thinking, analyzing and interlinking of things. This is again very crucial thing. हम क्या करते हैं, mugging, we many times we used to mug up the things, बट ये काम नहीं आने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो कि अनकन्वेंशनल थे। फॉर एग्जांपल हम हमेशा फ्लड को नेगेटिव वे में हमने देखा है, हार्डली ही कभी, मतलब स्पेशली असम के केस में तो हार्डली ही कभी पॉजिटिव वे में देखा। तो लेकिन क्वेश्चन क्या आया था, उसका पॉजिटिव वो था, पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ आया था।
क्वेश्चन कि कैसे यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन में, इरिगेशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो दिस काइंड ऑफ दिस कैन बी डन ना, जब आप पढ़ते टाइम ही सोचो उस पर, उसको एनालाइज करो, इंटरलिंक करो थिंग्स को, इस हिसाब से हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़, ये तो था स्टडी स्पेसिफिक, कैसे स्टडी करना है। ठीक है, अब है राइटिंग स्पेसिफिक। तो राइटिंग स्पेसिफिक में ये था कि मुझे ऐसे तो मैंने पेपर कंप्लीट करे हैं, लेकिन एथिक्स वाले पेपर में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी कि स्टडी सॉल्व करते करते ज़्यादा टाइम निकल गया, और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि लास्ट के हाफ एन आवर, जो कि कितने हो सकते हैं 30 मिनट्स में मैंने 7-10 मार्कर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। आई हैव टू अटैम्प्ट बिकॉज मैं छोड़ नहीं सकती थी कोई भी क्वेश्चन। हाँ, तो वो हेस्ट हो गया ना, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी फॉर श्योर। मुझे तो अभी ठीक लग रहा है, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब आप जल्दी लिखते हो, तो इसलिए मुझे भी राइटिंग स्पीड पे ध्यान देना है ज़्यादा। एंड देन इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन पार्ट। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, उनको ये प्रॉब्लम हुई कि वो स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाए, उन्होंने पैराग्राफ में ज़्यादातर आंसर लिखे हैं, डायग्राम्स नहीं बनाए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस प्रिपरेशन के टाइम ही करनी होती है। देन कीप ट्रैक ऑफ द टाइम रेगुलरली। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, एथिक्स में प्रॉब्लम हो गई थी, केस स्टडीज़ में मेरे ज़्यादा टाइम चले गए, मैंने देखा नहीं, केस स्टडीज़ को सॉल्व करते हुए ही मतलब काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी, इसलिए प्रॉब्लम हुई। बट ये क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन लिखने के बाद आपको टाइम देखना चाहिए, और बीच बीच में भी इनफैक्ट यू शुड हैव अ ट्रैक ऑफ द टाइम। ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करता है पूरे पेपर कंप्लीट करने में। एंड देन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि अगर आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे, उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे ऑन द एग्जामिनेशन डे। एंड देन आफ्टर दैट कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। राइटिंग स्टडी बहुत ज़रूरी है, मैं समझ गई, बट अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना भी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इस बार ही मैंने मेंस दिया मेडिसिन खा खा के। सो बैक पेन, शोल्डर पेन, हेड एक, बॉडी एक, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। तो उन सब को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, व्हाट वी हैव टू डू इज़ प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ। ठीक है, डेली एक्सरसाइज या डेली 30 मिनट वॉक इज़ वेरी नेसेसरी, जो कि मैंने नहीं की पिछले कुछ महीनों से। एंड इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हमारे मतलब एग्ज़ाम टाइम में ना बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन हो जाता है कि आपकी नींद प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, आपको कहीं और अपने मतलब कंफर्ट जोन से ट्रैवल करना होता है, क्योंकि किसी और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं एग्ज़ाम सेंटर, तो उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस आते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो उन सबको हैंडल करने में ये डेली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इट विल हेल्प यू। तो मैं अभी से इन सबको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी अपने प्रिपरेशन में। एंड नेक्स्ट इज़ मेक योर डेली रूटीन सच दैट सूट्स द एग्ज़ाम डे सिनेरियो। जैसे हमारे डेली रूटीन को वैसे बनाना है जो कि एग्ज़ाम डे में जो सिनेरियो होती है ना, उसको मैच करे थोड़ा। मैं हूँ एक नाइट आउल, रात को जगना पसंद है, रात को पढ़ना पसंद है, मतलब मेरी दिमाग ज़्यादातर रात को चलती है। बट एग्ज़ामिनेशन तो रात को नहीं होता, वो तो सुबह एक उसका पर्टिकुलरली टाइम होता है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती ही 9 बजे हूँ, और 9 बजे 10 बजे तो मुझे होश संभालने में लग जाता है कि हाँ चलो सुबह हो गई, उठना है, ऐसे ऐसे करके फ्रेश होना है थोड़ा, उसमें ही टाइम चला जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बैकफायर किया है मुझे, क्योंकि मेरी नींद प्रॉपर्ली नहीं हो पाती थी, मुझे रात में जगना और मॉर्निंग में उठना होता था, इसके लिए रात में सोना ज़रूरी है, और रात में मुझे नींद आती ही नहीं थी। तो ये 3-4 दिन, एग्ज़ाम के जो 3-4 दिन थे ना, मैं बिल्कुल ही नहीं सोई हूँ, हार्डली, मतलब 1-2 घंटे वो भी इंटरप्टेड स्लीप ली, बट नहीं ही सोई हूँ, बिना सोए ही चल रहा था सब कुछ। तो उस हिसाब से हुआ, जो कि बहुत ही बैड हैबिट है, मैंने यह रियलाइज़ किया। तो आप भी ऐसा नहीं करना। अगर आप नाइट आउल हो तो शिफ्ट करो, धीरे धीरे शिफ्ट करो अपनी स्टडी रूटीन को मॉर्निंग की तरफ, ताकि एग्ज़ाम डे के दिन उतना ज़्यादा ऑकवर्ड या एकदम कुछ अलग सा ना फील हो, जिससे नॉर्मल ही लगे। एंड द 12th वन, कि जैसे जैसे अनप्रडिक्टेबल होते जा रहा है, ये पेपर्स सारे अनएक्सपेक्टेड आए, ऐसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो अनएक्सपेक्टेड पेपर जब आपको दिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है उस लेवल पे। और उस स्ट्रेस को काम करने के लिए डेली मेडिटेशन अगर आप करते हो, तो वो आपको वहाँ पे हेल्प करता है, आपको काम डाउन करता है और आपका फोकस इंक्रीज़ करता है। सो do work on meditation on your psychological part as well, because this exam is a marathon. इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट। ठीक है, आई होप दिस वर सम ऑफ योर यूज़, और आप, आई होप ये वाला सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और बस इसको इनकॉर्पोरेट करो अपने प्रिपरेशन में, और बस लग जाओ, पढ़ते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।